दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5th चैप्टर को, जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया। और हम बात कर रहे थे नेपाल में राजतंत्र और से लोकतंत्र की तरफ के सफ़र की। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह नेपाल में क्या हो रहा था, ट्रायंगल बन रहा था, यानी एक तरफ माओवादी थे, दूसरी तरफ लोकतंत्र के समर्थक थे और तीसरी तरफ वहाँ के राजा थे। तो इन सब के बीच क्या हो रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला किसकी तरफ जाएगा। तो अब हम इसकी आगे की कहानी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। फिर राजा क्या किए, जब देखे कि माओवादी भी इसके खिलाफ हो गए हैं, समर्थन भी बहुत हो गया और राजनीतिक जो दल है वो भी क्या है, इनके खिलाफ बहुत आंदोलन चला रहे। तो राजा ने क्या किया कि 2002 में संसद को भंग कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ था वो भी क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में कि 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और आप ये देख सकते हो, बहुत पहले की कहानी नहीं है, 2006 की बात है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था और उसमें राजा ने अपनी बात मान ली और संसद को बहाल कर दिया। फिर राजा को मान नहीं ली, इतनी आसानी से राजा ने बात नहीं मानी थी। क्या हुआ था, राजा पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया था तो राजा को मानना पड़ा था और संसद को बहाल करना पड़ा था। और इस आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, तो हमने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता थे, फिर 7 दलों का गठबंधन था। यहाँ जो राजनीतिक दल थे वो अलग अलग नहीं थे, वो 7 दलों का गठबंधन था जो कि क्या था, राजतंत्र के खिलाफ था। फिर है और माओवादी लोग जो क्या कर रहे थे कि लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। तो ये आपको अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र का सफ़र। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कितनी मुश्किल के बाद अभी नेपाल में लोकतंत्र कायम है। तो लोकतंत्र देखिए, जहाँ भी लोकतंत्र है ना, उसके पीछे का बहुत लंबा संघर्ष होता ही है। जैसे हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, फिर हमने अभी पढ़ा नेपाल के बारे में, तो हमें पता चलता है कि जो लोकतंत्र हमें इतनी आसानी से मिल गया है, उसके पीछे का कितना बड़ा संघर्ष हमारे जो लोग हैं उनको करना पड़ा था। तो चलिए देखिए, श्रीलंका का जातीय संघर्ष व समस्या, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम आगे क्या पढ़ने वाले, श्रीलंका के जातीय संघर्ष की बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो संघर्ष है ना, बहुत ही बड़ा संघर्ष है। आप इसको देखोगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ के बारे में पढ़ने में। तो देखो, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। हमने आपको बताया था कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, तो 1948 में मिली थी। इसका पुराना नाम सिलोन है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद सफल लोकतंत्र कायम है, यानी यहाँ क्या है, आज़ादी के बाद जब से आज़ादी मिली तब से सफल लोकतंत्र कायम है, जैसे भारत में है। मूल जो निवासी है यहाँ के, यानी जो यहाँ के खास लोग हैं वो है सिंघली, यानी यहाँ की जो जाति है वो सिंघली लोग हैं। और यहाँ की जो समस्या है, हमने शुरू से पढ़ा है कि क्या है, जातीय संघर्ष की समस्या है। यहाँ जातियों के बीच क्या है, संघर्ष है, और इसी की समस्या के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। आप यहाँ देखो, विवाद जो है वो किन मुद्दे पे है, तो तमिल और सिंघली दोनों के बीच विवाद है। और ये जो तमिल है वो वहाँ के नहीं है, यानी श्रीलंका के तमिल नहीं है, वो भारत के तमिल है। आप देखो, भारत के लोग जो श्रीलंका जा बसे, यानी भारत के कुछ तमिल लोग क्या किए हैं, श्रीलंका में जाकर बस गए हैं। अब क्या है, वहाँ के जो सिंघली है ना, वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो बस गए और वहाँ पर अलग देश की मांग करे। अब कोई भी अपने देश में क्या करेगा, किसी और को तो जगह नहीं देना चाहेगा। अब आप ही सोचो, जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आए थे, 80 लाख लोग आए थे। तो अब अगर वो यहाँ रह के और भारत का ही हिस्सा मांगने लगते, तो हम क्या उनको फिर से अलग से भारत का हिस्सा देते? नहीं देते, हम भी नहीं देते। तो वही जो स्थिति है वो वहाँ की सिंघलियों के साथ है कि वो क्या चाहते हैं कि वो उनको रियायत नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि श्रीलंका सिर्फ उनका है, वहाँ तमिलों को कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। तो देखो, एक तरह से ये भी क्या है, अपनी जगह पर सही है। फिर यहाँ जो देखो, लिट्टे जो है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब देखिए, ये जो भी तमिल की वहाँ समस्या है ना, उसकी तरफ, यानी जो लिट्टे जो संगठन है ना, वो क्या करता है, वहाँ के तमिल को सपोर्ट करता है और वहाँ की सरकार के खिलाफ तमिल के लिए क्या करता है, संघर्ष को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। आप देखो, 1983 में तमिल
के लगभग लिट्टे का श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष चला। 1983 में क्या हुआ था, जो लिट्टे के जो लोग हैं, ठीक है, उनका श्रीलंका की सेना के साथ बहुत ही बड़ा संघर्ष चला था, यानी युद्ध हुआ था दोनों के बीच। फिर देखो तमिल इलम की श्रीलंका की एक मिनट, तमिल इलम श्रीलंका की एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जो तमिल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। भारत के तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि श्रीलंका में बसे तमिलों के हितों में रक्षा की जाए, और जो तमिल हमारे भारत में बैठे हैं वो क्या करते हैं कि हमारी सरकार यानी भारत सरकार पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं कि वो क्या करे कि श्रीलंका में बसे सैनिक तमिलों के लिए क्या करे, उनके हित की रक्षा करे और वहाँ की सरकार से बात करे। और ये जब जब दबाव बना है तब तब भारतीय सरकार ने श्रीलंका की सरकार से यह बात किया भी है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या समय समय पर हमारी सरकार की बातचीत हुई है, लेकिन क्या हुआ है आप देखो कि भारत ने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी जो लिट्टे संघर्ष में फंस गई और 1989 में बिना लक्ष्य हासिल किए वापस आ गई। मतलब देखिए, जब यहाँ पर दबाव बनाया गया ना सरकार पे, तो उन्होंने क्या किया, एक शांति सेना भेजी, यानी सेना का उद्देश्य वहाँ पर युद्ध करना नहीं था, वो शांति सेना थी और वो श्रीलंका में गई। लेकिन क्या हुआ, जब वो 1987 में गई तो वो लिट्टे के संघर्ष में फंस गई और वहाँ की सरकार को क्या लगा कि वो क्या कर रहा है, भारत भी अपनी सेना जबरदस्ती वहाँ भेज रहा है युद्ध के लिए और उस पर दबाव बना रहा है श्रीलंका पर, ऐसा श्रीलंकाई लोगों को लगा। और ये जो विरोध है ना उनका, वो अभी तक है, यानी उनके मन में कहीं ना कहीं है कि भारत को शांति सेना नहीं भेजनी चाहिए थी वहाँ पर, और ये एक विवाद का मुद्दा बन गया था। और आप देखो जब 1989 में हमारी सेना वापस आई ना, तो इन्होंने कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया था, यानी वो खाली हाथ वापस आई थी। वो गई थी किसी और काम के लिए, लेकिन वो क्या गई थी, गलती से लिट्टे के संघर्ष में फंस गई थी और फिर 2 साल के बाद वापस बुला ली गई थी। अब देखो श्रीलंका की जनता ने भी इसे पसंद नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ की जनता ने क्या किया, इसको पसंद नहीं किया और इसे अंदरूनी दखल अंदाजी कहा। उन्हें भी क्या लगा कि ये अंदरूनी दखल अंदाजी है और भारत सरकार को क्या करनी चाहिए, वहाँ सेना नहीं भेजनी चाहिए। हालांकि वो शांति सेना थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि जो समय था ना वो उस वक्त का गलत था। फिर देखो, फिर जो स्कैंडिनेवियाई देश है, वो देश नॉर्वे और आइसलैंड ने क्या किया, दोनों के बीच समझौते कराए। यानी जब हमारे बीच दूरी आने लगी, जब शांति सेना भेजा गया, तो श्रीलंका का मन कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारी तरफ से मैला हो गया। तो ऐसे में जो देश है नॉर्वे और आइसलैंड, उन दोनों ने क्या किया, हमारे बीच समझौते कराए थे। श्रीलंका की आर्थिक वृद्धि अच्छी है और श्रीलंका जो है ना, आप देखो वो बहुत बड़ा नहीं है, यानी भारत की तरह बहुत बड़ा देश तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उसकी आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला है और विकासशील देशों में प्रथम स्थान किसका है, तो श्रीलंका का है। और बहुत अच्छे से उसने क्या किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण भी किसने किया, तो श्रीलंका ने किया। तो यहाँ आप देख सकते हो, हमने लिट्टे की बात की, ये आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उदारीकरण अर्थव्यवस्था का सबसे पहले श्रीलंका ने किया। ये क्या है, एक आर्थिक वृद्धि से बहुत अच्छा देश है और प्रथम स्थान पे ये आता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो आप प्लीज़ क्या करो, इसको नोट करते जाओ। नहीं तो आप अगर हमारे नोट्स चाहते हो तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष, अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बारे में। तो देखिए, ये तो भाई जब से अलग हुआ तब से हमारे बीच संघर्ष है और आज भी कायम है। हमारा जो पहला युद्ध हुआ था वो आज़ादी के जस्ट बाद हुआ था, यानी 1947 से 48 के बीच में ही कश्मीर मुद्दा को लेकर क्या हुआ था, हमारे बीच एक युद्ध हो गई थी। फिर दूसरा युद्ध जो था वो था 1965 में, जो कि पाकिस्तानी आक्रमण किया गया था। फिर है 1971 में, जो बांग्लादेश को लेकर क्या किया गया था, हमारे बीच युद्ध हो गया था 1971 में। और इसी युद्ध में सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी और अमेरिका ने किसकी मदद की थी, तो पाकिस्तान की मदद की थी। और इसी कारण से भारत और अमेरिका में क्या है, डिस्टेंस आ गया था। तो ये सब आपको पहले की चीजें, लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको बताकर नहीं आता है क्वेश्चन, सारी बुक से आता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू लेके लास्ट तक क्या करना है, पूरा अच्छे से रिवाइज और आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। देखो, चौथा युद्ध जो हुआ था वो 1999 में, यानी जस्ट 20 साल पहले की बात है। तो ये कारगिल युद्ध हुआ था और कारगिल को लेकर यह संघर्ष चला था। अब देखिए, भारत पाकिस्तान में 4 युद्ध हुए, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप गलत लिखा हुआ है,
ठीक है। 4 युद्ध हुए लेकिन अभी भी कश्मीर मुद्दा अनसुलझा, यानी जिस मुद्दे को लेकर युद्ध हो रहा है, देखिए ये जो कश्मीर है ना, इसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये भारत में ही पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान को क्या लगता है कि वो उसका हिस्सा और जबरदस्ती क्या किया, उसे अपने में रखे हुए, और इसी कारण क्या है हमारे बीच हमेशा युद्ध होते रहता है। और इतनी बार युद्ध हुआ, यानी 4 बार हमारे बीच युद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो मुद्दा है वो अभी तक क्या है, अनसुलझा है, यानी इस पर लेकर अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। भारत पाकिस्तान की जो तानातानी अभी भी जारी है, यानी जो यहाँ पे भी आप देखो ये जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे है तनातनी, आप लिख लो तनातनी अभी भी जारी है, यानी हमारे बीच जो विवाद है वो अभी भी जारी है, प्रतिस्पर्धा जो एक दूसरे को लेकर वो अभी भी जारी है। परमाणु परीक्षण, देखिए हम भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं बता दूं 1974 में किया गया था, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे ही आगे से बताई हूँ, लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, आप जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ये पूछा जा सकता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जिस परमाणु परीक्षण की बात कर रही हूँ वो है 1998 का, जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। वो किया गया था राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। और इसके जस्ट बाद, मतलब जैसे ही भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया था, जो कि चगाई की पहाड़ियों में किया था। अब क्या हुआ, और इसी के जस्ट बाद आप देख सकते हो 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, और फिर 1999 में क्या है, कारगिल युद्ध हुआ था। और यही कारण है कि जो कारगिल युद्ध है ना, उसमें पूरे विश्व की जो विश्व के जो देश थे उनकी नज़र किस पर थी, तो इन दोनों देश के युद्धों पे थी। यानी जब दोनों ने परमाणु परीक्षण किया तो लोगों को लग रहा था कि अब क्या हो कि इनके बीच कहीं परमाणु से युद्ध ना हो जाए, जो कि बहुत ही पूरे विश्व के लिए क्या था, बहुत खतरनाक था। और यही कारण है कि क्या था, ये जो युद्ध था वो पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। अब देखो हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान सरकार का आरोप, यानी भारत सरकार पर क्या करता है, पाकिस्तान का आरोप है। अब वो आप देखो आरोप क्या लगाता है पाकिस्तान की, भारत अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़काता है। यानी पाकिस्तान का क्या कहना है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा क्या करता है कि सिंध और बलूचिस्तान में जो समस्या है उसको भड़काता है। यानी बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और इसकी समस्या को कौन भड़काता है, भारत, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। तो इसी कारण क्या है कि भारत सरकार क्या करती है, पाकिस्तान सरकार क्या करती है, हमेशा भारत सरकार पर ये लेकर आरोप लगाते रहती है। अब आप देखिए कि भारत का क्या आरोप है, हिंसा की रणनीति जारी रखना। देखो ये तो सही आरोप है, ये क्या करता है, पाकिस्तान हमेशा हिंसा की जो रणनीति है उसको जारी करता है। वो हमेशा ही आप देखते हो क्या करता है, वो हमेशा जो फायरिंग कराते रहता है बॉर्डर पे, या हमेशा हमारे बीच कोई ना कोई कारण को लेकर क्या हो जाता है, संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाना, और ये इस कारण भी हमारे बीच के रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है कि आतंकवाद बहुत ही तेजी से उसको बढ़ावा देता है। उसको धन, हथियार तथा प्रशिक्षण भी कौन देता है, तो पाकिस्तान देता है, जो भारत विरोधी तत्व है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे क्या है, पड़ोसी देश है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारा ही टुकड़ा है। तो जब वो इतना अटैच्ड है हमसे तो उसको इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, जब से अलग हुआ है तब से वहाँ यही सब चल रहा है, जिस कारण क्या है, हमारे बीच दूरियां हैं। खालिस्तान समर्थकों को मदद करे, देखिए खालिस्तान पंजाब का एक जगह है जो अलग देश की मांग कर रहा है, और इसको कौन बढ़ाता है, तो ये जो यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं वो खालिस्तान समर्थकों को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे 1960 में सिंधु नदी जल को लेकर एक संधि की गई थी। यानी सिंधु नदी का जो जल है ना वो भारत से होते हुए पाकिस्तान जाता है। तो इस बंटवारे को लेकर जो संधि थी वो विश्व बैंक ने करवाई थी, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये संधि कब हुई थी, तो आपको क्या याद रखना है, 1960 यानी 1960 में ये संधि हुई थी, और जो आज तक सफलतापूर्वक कायम है। यानी हमारे बीच इतना युद्ध हुआ लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया है, इसका उल्लंघन नहीं किया, इस संधि को क्या किया है, बरकरार रखा है। तो
यहाँ पर आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन मुद्दों को लेकर मतभेद है और लोग एक दूसरे पर कौन से आरोप लगाते हैं, और आपको ये भी जरूर पता है कि कौन से आरोप सच है कौन से आरोप झूठ है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताओ कि पाकिस्तान सरकार ने क्या है भारत सरकार पर कौन से आरोप लगाए, या फिर पूछा जाता है कि पाकिस्तान सरकार पर भारत सरकार ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं। तो ये आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। और ये जो विश्व बैंक की संधि कराई गई थी जो सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर, ये पूछा जा सकता है ईयर इसका, यानी 1960 है इसका आंसर। और पूछा जा सकता है किसने कराया था, किन देशों के बीच है, किस नदी को लेकर है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ना भारत व बांग्लादेश के सहमति तथा विवाद। देखिए बांग्लादेश को आज़ाद कराने में क्या है, हमने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, है ना। भारत के कारण ही क्या है वो आज़ाद हुआ था, हमने बहुत मदद की थी उसको। लेकिन फिर भी हमारे बीच है ना कोई मुद्दे को लेकर विवाद है, और कुछ चीज़ों में सहमति भी है लेकिन फिर भी विवाद है। तो अब आप देखो कि कौन से मुद्दे को लेकर हमारे बीच विवाद है और कौन से मुद्दे को लेकर हमारे बीच सहमति है। तो देखिए आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, ये क्या है बांग्लादेश और भारत के बीच जो आर्थिक संबंध है वो मजबूत है। बांग्लादेश भारत के पूरब चलो की नीति का हिस्सा बना, और भारत ने एक नीति चलाई थी पूरब चलो की नीति। ये आप आगे पढ़ोगे तो इसमें डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में, अभी हम इतना ही रहने देते हैं। तो इस नीति में भी क्या है बांग्लादेश इसका हिस्सा बना और इसमें समर्थन दिया था। फिर देखो आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण, यानी जो आपदा प्रबंधन जो कार्यक्रम है और पर्यावरण, इसको लेकर भी भारत की मुहिम में कौन शामिल है, तो बांग्लादेश शामिल है। तो अब हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर हमारे बीच मतभेद है। तो अब आप देखो क्या है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जल की हिस्सेदारी, यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर क्या है हमारे और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। फिर देखो भारत पे अवैध अप्रवास लाखों बांग्लादेशी, यानी जो उस वक्त आए थे, हमने आपको बताया बहुत बड़ी संख्या में 80 लाख बांग्लादेशी क्या थे भारत में आए थे, और वो अवैध अप्रवास है, यानी क्या है वो लीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं, इलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं भारत में रह रहे हैं। और ये क्या है कि एक विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब तो बांग्लादेश जो है वो तो आज़ाद हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए, उन्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन क्या है वो भारत ने बहुत बड़ा एरिया को अभी भी रखे हुए हैं, वहीं पे अभी बस रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है। भारत विरोधी कट्टर इस्लामी जमातों को समर्थन, और जो भारत विरोधी कट्टर जमात है ना वो क्या करते हैं कि जो बांग्लादेश है वो इसका समर्थन देते हैं। तो उसको बताइए ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भारत ने उसकी इतनी हेल्प की है तो उसको भी क्या करना चाहिए कि उस रिश्ते को निभाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, ये क्या करता है जो विरोधी कट्टर इस्लामी जमात है उसको क्या करता है कि अपने यहाँ समर्थन दे रहा है, और उसको क्या कर रहा है कि जो हमारे यहाँ जो प्राकृतिक गैस है उसके निर्यात को भी जो बांग्लादेश है वो रोक रहा है। तो ये भी क्या है एक विवाद का कारण है हमारे बीच, कि वो क्या कर रहा है प्राकृतिक गैस को हमारे यहाँ निर्यात नहीं कर रहा है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हमने किसके बारे में पढ़ा, नेपाल के बारे में पढ़ा कि क्या क्या वहाँ पर मुद्दा है। फिर हमने पढ़ा था बांग्लादेश के बारे में, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ा, और हमने फिर पाकिस्तान और भारत को लेकर मतभेद की बात की। फिर जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और भारत के संबंधों की बात की। अब हम बात करेंगे भारत और नेपाल के संबंध। जो नेपाल है वो क्या हमारा पड़ोसी राज्य है। तो आप देखो दोनों के संबंध क्या है मधुर है, यानी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। बिना वीजा पासपोर्ट के आने जाने की संधि की गई है। आप देखो कि आप कोई भी दूसरे देश जाते हो तो आपको वीजा पासपोर्ट ये सब की आवश्यकता होती है, लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां हमें इन सब चीज़ों की क्या होती है आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे बीच संधि हुई है। फिर है कि काम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं नेपाल में जाकर काम कर सकते हैं। यहाँ जो नेपाल के लोग हैं वो यहाँ पे आकर अपना काम कर सकते हैं, यानी व्यापार कर सकते हैं, व्यापार वैज्ञानिक सहयोग। और हम क्या करते हैं नेपाल को व्यापार और वैज्ञानिक सहयोग भी दे रहे हैं। भारत नेपाल में कई योजनाओं में मदद करता है। भारत जो क्या करता है नेपाल की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें भारत मदद करता है। तो अब ये सब सहमति हो गई। अब हम देखते हैं कि मतभेद किस मुद्दे को लेकर है। तो देखो अतीत के व्यापार को लेकर मनमुटाव है। जो पास्ट में एक व्यापार हुआ था उसको लेकर अभी तक क्या है मनमुटाव जो है वो जारी है, यानी मतभेद अभी भी है।
फिर चीन से नेपाल की दोस्ती। अब देखिए चीन का भारत के साथ बनता नहीं और नेपाल क्या करता है, चीन से दोस्ती करता है। तो ये बात क्या करते हैं, हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, भारत को अच्छी नहीं लगती और इस मुद्दे को लेकर भी क्या है, हमारे बीच मतभेद है। और इस वीडियो तक इतना ही। थैंक यू, आप लास्ट तक देखें। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स को अच्छे से घर पे पढ़ाई हो पाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं जा सकते पढ़ाई के लिए। और यही कारण है कि हमने अभी 12th क्लास भी स्टार्ट किया, नहीं तो हम 10th ही पढ़ा रहे थे, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। लेकिन ये लॉकडाउन जो है, इसी कारण हमने 12th की स्टार्ट की, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना रुक जाए। तो आप प्लीज़ शेयर कर दो स्टूडेंट्स को, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।